ओके, सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मैं पहले इसका तेरा फ्रेमवर्क बता दूं। पहले तो दो चीजें समझो, एक होते हैं टैक्स और एक होती है सब्सिडी। और ये जो दोनों चीजें हैं, इसका लेना देना है हमारे किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर के तीसरे सेक्टर से रिलेटेड। दो सेक्टर तो हो गए, एक हाउस होल्ड हो गया और एक प्रोड्यूसर हो गया, और तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी से टैक्स करती है रिसीव, और सब्सिडी पे करती है। ये बात समझ में आती है ना? अगर मैं ऐसे बोलूँ तो अगर ये इकोनॉमी है और ये अगर गवर्नमेंट है, तो रिलेशनशिप कैसा है? सब्सिडी यहाँ पे हो रही है और टैक्स यहाँ से रिसीव हो रहा है। ये रिलेशनशिप चल रहा है गवर्नमेंट का और इकोनॉमी का। तो उसमें जो टैक्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा रिलेशन गुड्स एंड सर्विस से है। डायरेक्ट टैक्स लगता है लोगों की इनकम पे। इनकम टैक्स इसका एग्जांपल हुआ। जो इनकम अर्न करोगे उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, दैट इज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। आगे जाके चैप्टर में हम डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड भी कुछ पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं अभी से ही उसका पूरा बेस बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी दो चीज़ें डील करती है। इकोनॉमी को जो वो फंड्स देती है वो सब्सिडी के नाम से देती है, और जो फंड्स लेती है वो टैक्स के नाम से लेती है। दो तरह के टैक्स लेती है गवर्नमेंट। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो लोगों की इनकम पे होता है ना? इसमें इंडिविजुअल से भी लिया जाता है और कंपनी से भी लिया जाता है। कंपनी भी जो आया वो पर्सन ही समझे जाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है और हम लोगों पे इनकम टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हो गए इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। ये अगले चैप्टर में काम आने वाला है, जब हम ये पढ़ेंगे नेशनल इनकम कितने तरीकों से निकाली जाती है, तो उसमें एक तरीके में इसका इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल हमारा फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे है। क्यों? क्योंकि हम जो बातें अभी कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हमने फाइनल गुड्स पढ़े, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े, ठीक है ना, कैपिटल गुड्स पढ़े। तो हम गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हैं, इस वजह से जो टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसका नाम तुम जानते हो, जीएसटी। तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन जब होता है, इसको समझना, कब लगता है जीएसटी? जैसे तुम कुछ सामान खरीदने जाते हो तो जो बिल मिलता है उसके ऊपर जीएसटी ऐड होता है, क्योंकि तुमने कोई गुड्स या सर्विस खरीदी है, उसके साथ गवर्नमेंट का टैक्स भी पे किया है। तो एक पेमेंट तो तुम कर रहे हो शॉपकीपर को, जो भी तुमने खरीदा है। सपोज तुमने कपड़े खरीदे तो कपड़ों के पैसे तो गए शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर ने सपोज लिखा 1,000 रुपए और 180 रुपए, और टोटल तुमसे मांगे 1180। 1,000 रुपए तो परचेज प्राइस है तुम्हारी, और जीएसटी दिया है तुमने @18%। 180 ऐसे करके तुम 1180 का बिल पे कर रहे हो, ये गया है गवर्नमेंट की पॉकेट में। तो हर ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है। जब भी कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है बाजार में, तो उस पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। बात समझ में आई? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इंडिया में जीएसटी लगता है। पहले गुड्स पे अलग टैक्स था, उसका नाम वैट था, और सर्विस पे अलग टैक्स था, उसका नाम सर्विस टैक्स था। अब गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स कर दिया है गुड्स और सर्विस पे, एक ही नाम से, उसका नाम हो गया जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी। अब एक कंसेप्ट बताता हूं मैं, कि एक होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मतलब मैं इस कॉस्ट को, तुम रेयर मेयर कॉस्ट मत समझो, इसमें प्रॉफिट भी है। जैसे कि मैं कपड़े बेचता हूँ, ठीक है? तो कपड़ा, मैं रॉ मटेरियल लाता हूँ, रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाता हूँ, फिनिश गुड्स, फिर उस पर अपना प्रॉफिट लगाता हूँ।
और प्रॉफिट लगाने के बाद जो प्राइस निकलती है वो है 1000 रुपए। तो ये जो 1000 रुपए, इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल रहा हूँ। इसको आप वैल्यू ऑफ गुड्स भी बोल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो कितनी है, 1000 रुपए। पर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स को मार्केट प्राइस नहीं बोला जा सकता। मार्केट प्राइस का मतलब जिस रेट पे वो गुड्स मार्केट में खरीदा और बेचा जाएगा। तो अभी तुमको मैंने कहा कि अगर तुम शॉपकीपर के पास गए हो, उसने 1000 रुपए का परचेस लगाया, 180 रुपए का टैक्स लगाया है और 1180 टोटल बना दिया है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जब टैक्स ऐड होगा तब बनेगी मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत? गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट, मतलब हमने इस पे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉस्ट ले लिए हैं। समझ रहे हो ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, जिस जिसका जो जो खर्चा हुआ है। मतलब मैं अगर कॉस्ट कॉस्ट लिखूं तो ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। कॉस्ट लिखना शुरू करूं तो रेंट का पैसा ले लिया है, इंटरेस्ट का पैसा ले लिया है, लेबर का पैसा ले लिया, और एंटरप्रेन्योर ने जो अपनी मेहनत की है उसका पैसा भी उसने ले लिया है, प्रॉफिट। ये चारों चीजें जब वो रिकवर कर लेता है तो वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स पे जब वो टैक्स लिया जाता है तब वो बन सकती है मार्केट प्राइस। कोई डाउट? पर कुछ तरह के गुड्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। ये बात समझ में आती है? मतलब गवर्नमेंट कहती है कि इस गुड्स के ऊपर थोड़ी मेरी तरफ से रिलीफ है। दवाइयों के ऊपर दे देती है, गैस सिलेंडर्स के ऊपर दे देती है, तो कई बार सब्सिडी भी मिलती है। और अगर हम एक इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर सोच रहे हैं वो तो मैं समझाने के लिए आसान कर रहा हूं, पर ओवरऑल लेवल पे देखो तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि भाई मुझे टैक्स दे दो और मेरे से सब्सिडी ले लो। तो जब कोई चीज की मार्केट प्राइस निकाली जाएगी तो इन दोनों का इंपैक्ट डाला जाएगा। उसमें टैक्स ऐड होगा और सब्सिडी माइनस होगी। ये बात समझ में आई? इसको कंबाइनली बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और सब्सिडी हमें वापस दे रही है, तो कुछ चीज इसमें से माइनस हो रही है। जैसे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था तो नेट बन गया था, वैसे ही ये नेट बन गया। इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लिया और सब्सिडी दे दी, तो इसको हम एक ही वर्ड में क्या बुलाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो शॉर्टकट में ये बोल सकता हूं मैं कि कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स में एनआईटी ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस बनेगी। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका रिलेशनशिप यही है। अब इसको जरा बुक में से देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या लिखा है इसके लिए इन्होंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। यही होता है एनआईटी। कोई दिक्कत? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, ये बात मैं समझा चुका हूं, फिर से पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने हम पे इम्पोज कर रखे हैं। किस लिए? अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, तो जो टैक्स हमारे ऊपर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कितने दिए मैंने, एक एग्जांपल दिया था जीएसटी, वो तो लिखा ही है। इसके अलावा और कौन से टैक्स हैं जो जो प्रोडक्शन पे लगते हैं या जो सेल पे लगते हैं, उसका एग्जांपल समझो। अगर कभी वैट लिखा हुआ मिल जाए, पुराना क्वेश्चन होगा तो वैट मिल सकता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी होता है। एक्साइज ड्यूटी, अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो इस एग्जाम्पल को यहीं पे नोट्स के साथ ही याद कर लो तो अच्छा है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल जोड़ रहा हूं मैं। जीएसटी तो हो गया, जीएसटी के अलावा कस्टम, एक्साइज, वैट, या अदरवाइज वो कुछ नाम लिख दे जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये गुड्स के प्रोडक्शन, गुड्स के सेल से रिलेटेड टैक्स है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स मानेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स की बातें अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हालांकि डायरेक्ट टैक्स भी होता है, पर हम अभी केवल गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाले टैक्स की बात कर रहे हैं। और गुड्स एंड सर्विस के ट्रांजैक्शन पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इसलिए एनआईटी में जो टैक्स कवर होता है वो केवल कौन सा वाला टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विस के ऊपर बात करें कि उनकी मार्केट प्राइस में कौन सा टैक्स शामिल है। तो जो सामान तुम खरीद के लाते हो उस पर कभी डायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं है, उस पर केवल इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। कोई डाउट है तो बताओ।
एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इस चीज को मैं फर्दर किसी दिन और समझाऊंगा, है ना, क्योंकि इंटेंशन अलग है। गवर्नमेंट ये तुम्हारी इनकम पे ले रही है और ये सीधे जिसने इनकम कमाई है उस पे लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अल्टीमेटली कंज्यूमर पे जाता है, प्रोड्यूसर पे जाता ही नहीं है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो इनडायरेक्टली तुमसे वसूल किया जा रहा है, तुमने सीधे गवर्नमेंट को दिया क्या, नहीं, तुम तो कपड़े की शॉप, तुमने अगर कपड़े खरीदे तो शॉपकीपर को जो टैक्स दिया है वो शॉपकीपर उसको गवर्नमेंट को जमा करेगा, मतलब तुम सीधे जमा नहीं कर रहे, इसलिए उसका नाम पड़ा है इनडायरेक्ट। इस पे मैं फर्दर कभी और डिस्कशन लूंगा, पर हम भटक जाएंगे, हमको जो मेजर काम है वो यही है कि हम बस ये समझ लें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है हम पे, मतलब इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी में से टैक्स कलेक्ट करती है, किस रीजन से, कि इकोनॉमी में जो है गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, तो उस नाम पे जो टैक्स लिया जाएगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। इसके और नाम पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। देखो हर किसी में समझ में आ रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मतलब शेयर खरीदना बेचना, स्टैंप ड्यूटी मतलब कोई बिल्डिंग, है ना, ये रियल एस्टेट वाला मामला हो गया, जमीन खरीदी बेची है या कोई घर खरीदा बेचा है तो उसके ऊपर जो लगता है, जो बिल्डिंग खरीदी बेची है उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स का मतलब होता है वो जो टोल पे सामान आता है ट्रकों में और ट्रक वालों को देना पड़ता है, दैट इज एंट्री टैक्स। तो इस तरीके से गुड्स के ट्रांसपोर्ट पे, गुड्स के ट्रांजैक्शन पे जो टैक्स लगेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इसमें कोई समस्या है तो बताओ। सब्सिडीज की बात करें तो सब्सिडी क्या है, ये एक तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट देती है इकोनॉमी को, मतलब अब फंड फ्लो किस तरफ से हो रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, किसको, इकोनॉमी को मिल रहा है, और पे कौन कर रही है, गवर्नमेंट। एग्जांपल सबसे बढ़िया है कि जैसे गैस सिलेंडर होते हैं उसके ऊपर सब्सिडी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो इस क्यों देती है सब्सिडी गवर्नमेंट, ताकि इकोनॉमी में बिजनेस प्रमोट हो, तो इस वजह से वो सब्सिडीज देते हैं। तो ये जस्ट अपोजिट है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का। टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट पैसे ले रही है और सब्सिडी के नाम पे गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो ये जस्ट टैक्स का अपोजिट है। कोई डाउट इसमें? तो टैक्स में से सब्सिडी माइनस करोगे तो बोलोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत इसमें? फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये मैंने अभी समझा दिया। फैक्टर कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो कॉस्ट थी उसके अंदर अगर मैं मार्केट प्राइस बनाना चाहता हूं तो फैक्टर कॉस्ट में मेरे को इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी करना पड़ेगा, तो मुझे मार्केट प्राइस निकल जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट? ये केस 1, केस 2, केस 3 देख लो। इनडायरेक्ट टैक्स 0 है और सब्सिडी 100 है, तो एनआईटी क्या बनेगा, -100। इनडायरेक्ट टैक्स 250 है, सब्सिडी 0 है, तो एनआईटी 250 बनेगा। इनडायरेक्ट टैक्स 200 है और सब्सिडी 120 है, तो एनआईटी 80 बनेगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया हमारा एनआईटी का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। 12 मिनट लगे मैक्सिमम। कोई दिक्कत है इसमें? अब हम एक कहानी और पढ़ लेते हैं, मैंने कहा था ये दोनों कंसेप्ट आज ही खत्म कर दूंगा। अब अगला कंसेप्ट है एनएफआईए। एनएफआईए, इसका फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये क्या होता है? सपोज इंडिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो ये इंडिया है। इंडिया से बाहर जो सेक्टर होता है उसको बोलते हैं हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम उनसे कुछ सामान खरीदते हैं, हम उनसे कुछ सामान बेचते हैं। शॉर्टकट में हम आरओडब्ल्यू बोल सकते हैं इसको। तो जब हम कोई सामान खरीदते बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनकम आरओडब्ल्यू भी कमाता है हमसे और हम भी उन लोगों से इनकम कमाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे एक्सपोर्ट किया तो इनकम कौन कमाएगा, इंडिया। और इंपोर्ट किया
गुड्स या सर्विस हमने खरीदी, तो पैसे कहां चले जाएंगे? बाहर। तो बाहर के लोग हमसे पैसे कमाएंगे, तो पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, और एक्चुअली में मुझे लिखना चाहिए एक्सपेंस फॉर इंपोर्ट। किसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है? गुड्स और सर्विस का। और किसका होगा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? किसका होगा? गुड्स या सर्विस का। कोई दिक्कत इसमें? जो इंडिया होता है उसको क्या बोलते हैं? ये नाम तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, डोमेस्टिक टेरिटरी। याद आया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट होगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं इनकम फ्रॉम एब्रॉड। टू डोमेस्टिक टेरिटरी। कोई दिक्कत है क्या ये नाम में? और क्या मैं इसको लिख सकता हूं इनकम टू एब्रॉड, मतलब एब्रॉड को इनकम हुई है फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। बताओ, क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है? तो हम उसमें से केवल इतने नाम को यूज कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड। अब मुझे बताओ, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ये पैसा हमें मिला और कुछ पैसा हमने पे किया, इनकम टू अब्रॉड। ये इनकम किसकी है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो क्या मैं इनको फैक्टर इनकम कह सकता हूं? अल्टीमेटली हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ही तो दी होगी उनको। क्या दिया होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को? तो मैं इस इनकम को अब नाम दे देता हूं फैक्टर इनकम। ठीक है, अब मुझे बताओ, इन दोनों अपोजिट है बिल्कुल। तो अगर मैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मैंने क्या निकाल दिया फिर से? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। भाई जो आगे लिखा है उसी का तो नेट निकाला है, माइनस करा है तो। फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। जैसे जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस की, तो हमने किसका नेट निकाला था? इनडायरेक्ट टैक्स का। यस और नो? एनआईटी बोल दिया था। ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि हमने इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस किया है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू माइनस अब्रॉड किया है, तो मैंने नेट किसका निकाला है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। कोई दिक्कत? बस इसको अगर एब्रीवेशन में लिखूं तो ये क्या बन गया? एन एफ आई ए। कोई डाउट? ओके, तो एन एफ आई ए यही होता है। इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। It refers to the difference between factor income received from, factor income received from ROW, मतलब ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के लोगों को इनकम मिल रही है, एंड फैक्टर इनकम पेड टू। और एंड का मतलब हुआ कि एक एक एलिमेंट तो बन गया इनकम रिसीव्ड फ्रॉम आरओडब्ल्यू, और एक एलिमेंट बन गया इनकम पेड टू आरओडब्ल्यू। इसीलिए फॉर्मूला बन गया एनएफआईए इक्वल्स टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। कोई डाउट? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? ये वो इनकम है जो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने, हमने पढ़ रखा है किसको नॉर्मल रेसिडेंट्स बोलते हैं, फ्रॉम आरओडब्ल्यू। तो इंडिया के सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स आरओडब्ल्यू से जो भी वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मतलब वो फैक्टर इनकम कमाते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर हम
इन्हीं नामों की इनकम किसी नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं, नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है उनको पे करते हैं, तो वो कहलाती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कोई डाउट? ओके, अब मैं तुम्हें कंक्लूड कर दूं। सपोज करो कि तुम्हारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये कैसे आएगा एट एमपी? इसकी सबसे इजी डेफिनेशन बताता हूं। इट इज एन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबको जोड़ दिया गया है। किसको जोड़ दिया गया है? वैल्यू को, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। जब मैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बोलता हूं मतलब गुड्स एंड सर्विस सब आ गए इसमें। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं इस साल, उनकी वैल्यू जोड़ दो। तो उनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी तुम्हें? जैसे कि इंडिया में एक लैपटॉप बना, एक बैग बना, एक पेन बना, मैंने तुम्हें सर्विस दी, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विस है। और इन गुड्स एंड सर्विस का मैं सपोज तुमसे जो फीस लूं, बैग बेचने पे जो शॉपकीपर को पैसे मिले, तो आप सबकी क्या जोड़ रहे हो? बाजार की कीमत। दैट इज यू आर एडिंग मार्केट प्राइस। इन सब का अगर तुम एग्रीगेट कर दो तो क्या मिल जाएगी तुम्हें? जीडीपी। कोई दिक्कत? जीडीपी निकालने का ये एक तरीका है। ऐसे जीडीपी निकालने के तीन तरीके हैं जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमारा ज्यादा फोकस इस पे नहीं है कि जीडीपी कैसे निकाली जाती है, वो उसके लिए पूरा चैप्टर है आगे और तीन मेथड्स है और उस पर बड़ा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में जो मैं पहला पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम बेसिक्स सारे पढ़ चुके हैं, अब हम नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इस साल इन एन अकाउंटिंग ईयर। प्रोड्यूस्ड, इस साल जितने प्रोड्यूस हुए हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी, उन सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू को एग्रीगेट कर दो, यही जीडीपी होती है। कैसे निकाली जाती है वो अगले चैप्टर की बात है। पर सपोज तुम्हारे पास जीडीपी आ गई और तुमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो कैसे कैलकुलेट होगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले तो जीडीपी एट एमपी में से मुझे दिक्कत देता है ये जी, क्योंकि पूरे साल में जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसमें कैपिटल गुड्स शामिल थे और उन कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन लगा होगा और वो एक लॉस है और उस लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसमें से डेप माइनस करूंगा, समझना, तो ये ग्रॉस क्या बन जाएगा? नेट। बाकी सब एलिमेंट सेम है। ये जी कन्वर्ट हो गया इस डेप की वजह से किसमें? एन में। अरे बात समझ में आई? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सारे गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू, और ये हो जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलो, कैपिटल गुड्स के डेप्रिसिएशन को कवर कर लिया तुमने। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने जो हमको टैक्सेस वगैरह लिए हैं वो कोई उसने इनकम प्रोड्यूस की है क्या? उसने कोई उसके बदले हमें कुछ सर्विस दी है क्या? नहीं। तो मार्केट प्राइस मुझे दिक्कत दे रही है। तो मार्केट प्राइस को मुझे क्या बनाना है? मेरे को केवल जितना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ है उतनी वैल्यू पे आना है। तो मैं इसमें से मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना चाहता हूं फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो रिलेशनशिप है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनाते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में से अगर एनआईटी हटा दूं तो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो एनआईटी का इंपैक्ट किस पे चला जाता है? एमपी पे। केवल एमपी बदला है, बाकी तो एनडीपी का एनडीपी ही लिखा है। देखो कोई दिक्कत है क्या? एनडीपी एट एफसी
ये सब मार्केट प्राइस पे थे। अब इसको हम क्या बुला सकते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या ये नेशनल इनकम बन गई? नहीं, पर ये कुछ बन गया है। पता है इसको क्या बुला सकता हूं मैं? इसको मैं बुलाऊंगा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम है पर नेशनल नहीं है। नेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी केवल वो प्रोडक्शन काउंट किया है जो हमारी टेरिटरी में हुआ है, अभी भी ये डी बना हुआ है। मुझे इसको अगर नेशनल बनाना है तो मैं इसे क्या करूंगा? इसे वर्ल्ड वाइड चीजों से जोड़ दूंगा, मतलब एनएफआईए ऐड कर लूंगा। फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से मिली और जो मैंने पे की उसका नेट इफेक्ट इसमें दे दूंगा। तो ये डी जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एन एन पी बन जाएगी एट एफ सी। देखो चेंज केवल किस में आया है? डोमेस्टिक से क्या बन गया है? नेशनल। नाम क्या पड़ जाएगा इसका? नेट नेशनल। देखो डोमेस्टिक से क्या कन्वर्ट हो गया? नेशनल। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें गवर्नमेंट के टैक्स भी इन्वॉल्व नहीं है, प्रॉफिट एलिमेंट तो है। तो ये सारी कॉस्ट कवर है। इसको हम बुलाते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को तीन तरीके से बुला सकते हो। एक तो नेशनल इनकम खुद नाम है, एक बुलाया जाता है उसको एनएनपी एट एफसी, और एक इस तरीके से पूरा डिटेल में बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तीनों का मतलब एक ही है। कोई दिक्कत है तो बताओ। इसी के ऊपर सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है अगर नेशनल इनकम पूछी है तो। पर सब इंडिविजुअल इंपैक्ट समझो। अगर तुम्हारे पास जीडीपी एट एमपी है और मैं तुम्हें कहूं कि एनडीपी बना दो इसे, मतलब इस ग्रॉस को नेट कर दो, बाकी कोई चेंज मत करो, तो तुम्हें इंपैक्ट किसका देना है? केवल डेप्रिसिएशन का। अगर मैं कहता हूं कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बना दो, बाकी कोई चेंज मत करो, केवल मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि देखो तीन रिलेशनशिप चल रहे हैं। अगर मैं कहता हूं ग्रॉस का मत सॉरी नेट निकाल दो जीडीपी से एनडीपी, बाकी कोई चेंज नहीं, इसका रीजन कौन बनेगा? डेप। अगर मैं बोलता हूं मार्केट प्राइस पे कोई चीज लिखी है उसको फैक्टर कॉस्ट बना दो, तो इसका रीजन कौन बनेगा? और अगर मैं कहता हूं कि डोमेस्टिक को नेशनल बना दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस इन्हीं तीन रिलेशंस पे ये सारी कहानी टिकी थी। ये देखो, तो जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी कैसे आते हैं? केवल तीन रिलेशंस हैं, आप पहुंच जाओगे। ग्रॉस डोमेस्टिक को नेट डोमेस्टिक बनाओ, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाओ, और उस डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए तुम्हें एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकम एडिशनली हो रही है। ये तुमने इंडिया में कमाई और ये तुमने बाहर से कमाई। एनएफआईए वो इनकम है जो तुमने बाहर से कमाई। ये दोनों इनकम जोड़ दो तो फिर बन जाएगी नेशनल इनकम। कोई डाउट? ओके। इसी में वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे ये फोटो शायद
ये फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस और ये जो टॉपिक है ये भी तुम्हें समझ में आ गया है? ओके, 1.4 वाला पेज नहीं दिख रहा मुझे, पर ठीक है। ये मिल गया। देखो, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, उनका कहना है डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए जोड़ दो। जोड़ रखा है उन्होंने, देखो, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, वो नेशनल इनकम बन जाएगी। क्या एनएफआईए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है? यस। अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनकम टू अब्रॉड इक्वल हो गई तो क्या होगा? एनएफआईए जीरो हो जाएगा।